Hello students, I am your own teacher Mr. Vinay Sudha. So today we'll start class 8 Geography Social Science chapter 1 Resources. So you have already studied about it in your earlier classes also, that what is resource, what is the meaning of it, how can we use the resources, how can we obtain it. Okay, आपने resources के बारे में पहले से ही पढ़ा है. अगर सिंपल वे में हम बात करें तो रिसोर्स इज समथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर अस. ठीक है, ऐसी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हम काम करने के यूज़ में लेते हैं, इज़ नोन एज अ रिसोर्स. ठीक है, जैसे कि राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस थ्रू अ वीडियो रिकॉर्ड और अ फ़ोन, और यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. Then what does it mean? It is a resource. It is useful for me. The mobile phone is useful for me. Right now I am teaching virtually through the mobile phone, and you are studying virtually through the mobile phone. So mobile phone is what? Your resource, because it is useful for us. Okay. So हम चैप्टर के थ्रू समझेंगे रिसोर्सेज को, कि रिसोर्सेज क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है. ओके, सो ये स्टोरी दी है एक, अगर आप देख सकते हैं इसमें, मोना एंड राजू हेल्पिंग अम्मा. तो मोना और राजू जो होते हैं वो अम्मा की मदद कर रहे होते हैं घर की साफ़ सफाई करने में, और वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि उनके घर में क्लोथ्स दिए हुए हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह है, क्रॉप्स पड़ी है. सो मोना इस पर क्या कहती है, that is why they are important, and these things are useful for us, that is why these are the resources. ठीक है, मोना कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सारी चीज़ें, बर्तन है, बुक्स है, क्लोथ्स है, वो सारी चीज़ें. और इस पर अम्मा रिप्लाई क्या करती है कि इस, और इनको क्या कहते हैं, हम रिसोर्स कहते हैं. इसके ऊपर राजू क्वेश्चन करता है कि रिसोर्स चीज़ क्या है. ठीक है, रिसोर्स होता क्या है. सो अम्मा जी जो होती है उनकी, वो बहुत अच्छा आंसर देती है कि हमारे आसपास, ऑल अराउंड नियर बाय अस, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है. हम कहीं पे भी देखें अगर आसपास, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम. जैसे कि द वाटर बॉटल, जो बोतल है जिससे हम पानी पीते हैं, वो भी एक तरह का रिसोर्सेज है. ठीक है, पानी पीने के लिए. द थिंग विच वी यूज़, विच इज़ यूजफुल फॉर अस, विच वी यूटिलाइज फॉर अ ओन पर्पज़, यूजिंग पर्पज़, इज़ नोन एज अ रिसोर्स. ठीक है, ये तो आपको पता पड़ गया होगा. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वाटर है, सो ऑल दीज आर नोन एज अ रिसोर्स. वाई? अ रिसोर्स हैज़ अ यूटिलिटी पावर. ओके, हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, इसलिए उसको रिसोर्स कहते हैं. अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं कहलाता. ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा. ओके, देन इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, अब एक चीज़ रिसोर्स बनती कैसे है, तो हमने वही चीज़ डिस्कस की कि जब कोई चीज़ हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है, जब उसमें वैल्यू प्रोवाइड हो जाती है, तो वो एक रिसोर्स बन जाता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर लें तो कोल जो होता है, कोल पदार्थ, कोयला जो होता है, वो शुरू से ही तो लोगों को पता नहीं था कि कोल यूज़फुल है, कोल से आग जला सकते हैं वगैरह. किसी ना किसी ने फाइंड आउट किया होगा कि कोल यूज़फुल है ना. उससे पहले तो वो यूजलेस ही था, एक तरह से पत्थर ही था, काला पत्थर. तो ठीक है, तो कोल वाज अ सब्सटेंस अर्लियर, इन द अर्लियर टाइम्स, बट नाउ इट इज़ अ रिसोर्स. ओके, कोल पहले जो था वो एक पदार्थ ही था, एक फालतू चीज़ थी, यूजलेस चीज़ थी. लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, टाइम पास होता गया और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, तो लोगों ने आइडेंटिफाई किया दैट कोल इज़ यूज़फुल. ओके, कोल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी काम आता है और जलाने में काम आता है. तो उसको फिर क्या यूज़फुल होने के लगा, तो कोल पदार्थ से, नॉर्मल चीज़ से क्या बन गया, रिसोर्स बन गया, क्योंकि वो यूज़फुल हो गया, वो हमारे उसमें वैल्यू आ गई अब. ठीक है, जैसे अगर बात करें, पहले अर्लियर टाइम्स में पत्थर होते थे, तो जब जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ होती गई, जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी आती गई, तो उन्होंने पत्थर से व्हील बनाया, राउंड व्हील बनाया. व्हील बनाया तो उन्होंने सोचा कि व्हील के ऊपर तो आसानी होती है कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. तो व्हील बनाया, और उसके बाद टाइम और टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती गई, व्हील के बाद आज क्या बन गया, आज मोटर बाइक्स बन गई, कार बन गई, है ना. उसमें व्हील लगे होते हैं, जिससे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में पहुंच जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में. तो ये चीज़ है
किसी भी चीज़ में अगर हम यूज़फुलनेस डालते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ग्लॉसरी दी हुई है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब होता है जैसे अगर कोई चीज़ है, जैसे मैंने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया है, ठीक है। जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन मैंने बनाया है, जस्ट एक एग्जांपल है, इसको सीरियसली मत लेना। जैसे मान लो कि मोबाइल फ़ोन मैंने बनाया है, ठीक है, और मेरे कोई अलग अलग नाम देना है, मैंने अलग तरीके का मोबाइल फ़ोन बनाया है, हाथ में डालने से ही चल जाता है ऐसा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसी मेरी ये मैंने जो बनाई है चीज़ वो कोई और कॉपी कर ले, तो मैं इस पर क्या करूँगा? पेटेंट। एक तरह का कॉपीराइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है कि मेरा आइडिया, मेरी इन्वेंशन कोई चुरा नहीं पाएगा, ठीक है, मेरा पेटेंट हो गया, ठीक है। अगर हम आगे अगर पढ़ें, हाँ, कुछ एक रिसोर्सेज जो होते हैं वो, अब रिसोर्सेज में जब भी वैल्यू आती है तो उसमें वो इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है, एस्थेटिक भी हो सकती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक वैल्यू मतलब अगर हम बात करें पेड़ों की, इन द फॉरेस्ट एरियाज द ट्रीज आर देयर, इफ़ वी कट द ट्रीज देन वी विल हैव द वुड टू फायर, ओके, टू बर्न देम। उनको जलाने के लिए हमें फिर आग लगाने के लिए पेड़ मिल जाएंगे, जो लकड़ियाँ होती है, अगर पेड़ों को काटेंगे तो। फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इकोनॉमिक इकोनॉमिक वे में अगर देखा जाए तो पेड़ों को काटना सही है। अगर पेड़ों को काटेंगे तो हमें लकड़ी के फर्नीचर मिलेंगे, उसके बाद उसको जला सकते हैं, या फर्नीचर और दूसरी जगह भी काम हो सकता है। जो बैम्बू रोप्स होती है एक्चुअली, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी लकड़ी है जो काम आती है, तो इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होता है, पैसा मिलता है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। इकोनॉमिक पावर अच्छी होती है। बट अगर हम रिसोर्सेज, अगर पेड़ों को काटना छोड़ दें, ठीक है, अगर पेड़ों को काटना छोड़ दें तो क्या होगा? इकोनॉमिकली हमें नुकसान होगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगी, लॉस होगा। अब अगर हम पेड़ों को काटना छोड़ देंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए जो ज़रूरत होती है लकड़ियों की वो मिलना बंद हो जाएगी। उसके बाद फर्नीचर बनना बंद हो जाएंगे। आग जलानी पड़ती है, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह नहीं मिलेंगी, लोकल जो विलेजर्स होते हैं रूरल एरियाज़ के। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो फ़ायदा होता है, बट अगर उनको काटते हैं तो। लेकिन अगर नेचुरली क्या है, ऐसे तो बोला जाता है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बट अगर पेड़ों को काटेंगे नहीं तो बहुत ही ड्रास्टिकली नुकसान होगा एक देश को, इकोनॉमिकली पैसा नहीं मिलेगा एक देश को अगर पेड़ों को काटना बंद कर देंगे तो, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट कट द ट्रीज, व्हाट आर द बेनिफिट्स? इफ़ वी स्टॉप कटिंग द ट्रीज वी विल हैव अ लॉस इकोनॉमिकली नुकसान होगा, बट वी विल हैव सम बेनिफिट्स एस्थेटिकली। एस्थेटिकली हमें थोड़े बहुत फ़ायदे भी होंगे। क्या फ़ायदे हो सकते हैं एस्थेटिकली? जैसे कि अगर पेड़ों को नहीं काटेंगे तो पेड़ हमें क्या देते हैं? दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, एंड व्हाट वी गिव देम? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो द एक्सचेंजिंग द गैस, ठीक है। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? इट इज़ गुड फॉर पोरिंग द रेन। जहाँ पे आप बचपन से बोलते हैं पेड़ ज़्यादा होते तो बारिश अच्छी होती है, एयर प्योरिटी रहती है। तो ये सारे एक नेचुरल फ़ायदे हैं, एस्थेटिक फ़ायदे जिसको बोलते हैं, एस्थेटिक फ़ायदे बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ों को अगर काटें तो भी फ़ायदा है और नुकसान भी है, और अगर पेड़ों को ना काटें तो भी नुकसान है। तो ये एक तरह से वैल्यू होती है इकोनॉमिक और एस्थेटिक, ठीक है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आपको ये तो पता पड़ गया होगा कि किसी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, ऐसे ही रिसोर्स और अच्छे होंगे और चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ओके। जैसे लोगों ने आग लगाना सीख लिया कि पेड़ों को काटते और उसमें आग लग सकती है, या पत्थर को ऐसे टकराते थे तो उससे आग लगती थी। तो लोगों ने फिर क्या किया? आग लगा के खाना जो होता है खाने को पकाना शुरू किया। आज हर घर में गैस जलती है, चूल्हा जलता है, और उसके ऊपर फिर खाना पकाते, कुकिंग शुरू कर दी। तो ये चीज़ है, आग का इन्वेंशन हुआ तो उस इन्वेंशन से फिर खाना पकाना शुरू किया लोगों ने। तो ये चीज़ अच्छी है एक तरह से। जैसे और पानी को पहले एक सब्सटेंस था, नॉर्मल चीज़ थी, पानी पीने के लिए यूज़फुल है ऐसा समझते थे लोग। लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, द वाटर स्टार्टेड कम इन यूज़, दैट लोगों ने क्या किया फिर? दे स्टार्टेड यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए पानी को यूज़ करना शुरू किया। टिडल वेव्स जो होती है, जो समुद्र के किनारे वगैरह तटीय इलाकों में होती है, ठीक है,
ये सारी चीज़ें हैं। हवा जो होती है, एयर, वो भी एक तरह का रिसोर्स है। उसको कैसे यूज़ किया? विंड मिल्स जो होती है, पंखे वगैरह घूमते आपने देखोगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। स्पेशली जो टेरेन्स होते हैं, प्लेन एरिया, वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे हवा बहुत तेज़ होती है, एक्चुअली वहाँ पे होता है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से टाइप होते हैं, तो पहला तो है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स तो आपको पता ही होगा, फ्रॉम नेचर विथ मच मॉडिफिकेशन। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से डिराइव होते हैं, ठीक है, उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? एयर हो गई, एयर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, देन वाटर, देन द ट्रीज, ओके, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। लैक्स है, यहाँ पे दे रखा है ये नेचुरल रिसोर्स। मिनरल्स जो है, कोल है, आयरन ओर्स है, वो सब क्या है? मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज है। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो आप, सी ये लाइन जो है, मैं ये आप पढ़ लेना, ये वही चीज़ है। अगर बात करें, पहला तो टाइप हो गया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट अगर रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं, एक्चुअली ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम इंसान जो हैं, हम रिसोर्स बनाते हैं, उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि ब्रिजेस, जो पुल होते हैं, जो ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, रोड है, मशीनरीज है, ऑल दीज आर रिसोर्सेज, बट व्हाट, दीज आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज विच इज मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, बाय अस, विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी एंड द मशीनरीज ऑल्सो। ठीक है, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं? हम खुद क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है। वी आर द टीचर्स, वी आर ऑल्सो द रिसोर्सेज। हम क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम भी एक तरह से रिसोर्स हुए आपके लिए। ठीक है, हमारे थ्रू आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। मोबाइल है, वो भी रिसोर्स हुआ ह्यूमन, लेकिन मोबाइल के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या कहते हैं? इंसान ही होता है जो किसी चीज़ को कन्वर्ट करके यूज़फुल बनाता है। ठीक है, अब जैसे मोबाइल फ़ोन भी इंसान ने बनाया है। ठीक है, चेयर है या कोई पंखा है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब किसने बनाया है? इंसानों ने ही बनाया है। टेक्नोलॉजी और टाइम, ये दोनों की इन्वेंशन है। ठीक है, तो ह्यूमन्स आर ऑल्सो नोन एज रिसोर्सेज। तो ये तीसरा टाइप हो गया। पहला टाइप क्या था? नेचुरल रिसोर्स। दूसरा टाइप था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड तीसरा टाइप था ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों अलग चीज़ें हैं। ह्यूमन मेड जो इंसान रिसोर्सेज को बनाते हैं हाथ से, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान खुद। ठीक है, ह्यूमन बींग्स। और चौथा अगर बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट भी करने की भी ज़रूरत है। अगर डेवलप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब हम ह्यूमन्स हैं, हमको डेवलप कैसे करेंगे? बराबर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हमको। ओके, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल द पीपल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, प्रोवाइड देम हेल्थ फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी। अगर इंसान को सारी चीज़ें बराबर मिलती हैं, खाना पीना बराबर मिलता है, एजुकेशन बराबर मिलता है, रहन सहन, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, वाटर फैसिलिटी, ठीक है, रहन सहन करने की सुविधा है, वो सब चीज़ें अगर इंसान को बराबर मिलती है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। एजुकेशन अगर उसको अच्छा मिलेगा, हाई लेवल का एजुकेशन मिलेगा, टाइम पे स्कॉलरशिप्स मिलती रहेंगी, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो आगे जाके बहुत अच्छी इन्वेंशंस कर सकता है, अगर उसका साथ मिले, उसको सपोर्ट मिले तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमंस का डेवलपमेंट करना इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, तो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में कितने तरह के टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और वो सब। ठीक है, अब अगर नेचुरल रिसोर्स में ही अगर बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट के बेस पे अगर हम बात करें, देखो ये लिखा है यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 बेसिस दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ओरिजिन, यूज या फिर ओरिजिन बोल सकते हो, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये टाइप्स दिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को कितने टाइप में और बांटा जा सकता है। तो अगर बेस्ड ऑन डेवलपमेंट में बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज उस क्वांटिटी इज नोन, ऐसे रिसोर्सेज जो इंसानों को और हमको पता है कि ये इस धरती पे इतना ही अवेलेबल है, अर्थ पे इतनी क्वांटिटी में ही अवेलेबल है, इसके आगे ये ख़त्म हो जाएगा या हमको इस तरह से यूज़ करना है। जैसे कोल जो है वो 10 ही अवेलेबल है अर्थ पे, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो 10 कोल ही अवेलेबल है, वो हमको पता है एक्चुअल रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता है। ठीक है,
और कहाँ पे मिल रहा है, 10 कोल कहाँ पे अवेलेबल है, जैसे जर्मनी में अवेलेबल है तो वो हमको पता है, तो वो एक्चुअल रिसोर्स हो गया। अगर हम पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है कि कहाँ पे अवेलेबल है कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे जो यूरेनियम होता है, द थिंग यूरेनियम विच इज़ अवेलेबल इन लद्दाख, ठीक है, वो बाद में पता पड़ा कि यूरेनियम लद्दाख में भी अवेलेबल है। उससे पहले क्या माना उस यूरेनियम का जब इन्वेंशन हुआ तब जब उसको आइडेंटिफाई किया तब, उससे पहले क्या मानते थे, जो विंड मिल्स होती है, जो पंखे जो चलते हैं एयर में जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी, सिर्फ जो नीदरलैंड्स है, गुजरात और तमिलनाडु, वो विंड मिल्स है। तो अब यूरेनियम है, तो ये क्वांटिटी क्या है, नॉट नोन कहलाती है, कहाँ कहाँ पे कौन सी जगह पे पता नहीं होता, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अब यूरेनियम कितना है वो पता नहीं है। अगर हम आगे बात करें, अगर ये देखो विंड मिल्स, अगर आपने नहीं पता हो तो ये आप फोटो भी दे सकते हो, विंड मिल्स जो जहाँ पे तेज़ हवा होती है और प्लेन टीरेंस होते हैं, देखो यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह आपको नहीं दिखेंगे, जहाँ यहाँ पे हवा तेज़ होती है और यहाँ पे ये विंड मिल्स से एनर्जी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। अगर हम बेस्ड ऑन ओरिजिन पे बात करें, अगर ओरिजिन की बात करें, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं ओरिजिन के बेस पे, biotic and abiotic resources. If you talk about the biotic resources that means the living things which are living on earth, ठीक है, जो जिंदा है, ऐसी चीज़ें, ऐसे रिसोर्स जो जिंदा है, लाइव है, जो जैसे क्या ले सकते हैं, प्लांट्स, ओके, तो प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं, एंड द एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। एंड इफ यू टॉक अबाउट एबायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक दैट मीन्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती है, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती है। जैसे अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकते हैं, कौन से रिसोर्स हो सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, सॉइल नॉन लिविंग है बट इट इज़ यूजफुल फॉर अस, तो वो रिसोर्स है, नॉन लिविंग रिसोर्स है वो। देन रॉक्स एंड द मिनरल्स ऑल्सो, मिनरल्स भी नॉन लिविंग है बट दी मिनरल्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर अस, ओके, तो वो एबायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। वी टॉक वेट, यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिया गया, यस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, ये भी मैं कवर कर लूँगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज, तो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज एंड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, ओके। और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होंगे, जैसे जो लोकली अवेलेबल है हर एक एरिया में। इन इंडिया देयर आर मेनी एरियाज वेयर रिसोर्सेज लाइक लोकल रिसोर्सेज लाइक कॉपर, आयरन, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल है, ठीक है, तो वो लोकल रिसोर्सेज जो बहुत सारे एरिया में पाए जाते हैं, लोकली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर यूबिक्यूटस की रिसोर्सेज की बात करें, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। आप कहीं भी जाओ, दुनिया में कहीं भी घूम जाओ, ठीक है, आपको हर जगह पे मिल जाएंगे यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। तो यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कौन से हुए, एयर, वाटर, ठीक है, ये यूबिक्यूटस रिसोर्सेज हैं। आप कहीं भी जाओ, अंटार्कटिका चले जाओ, यूएसए चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंडिया आ जाओ, हर जगह पे आपको एयर वाटर तो अवेलेबल होगा ही, ठीक है। सो दीज आर नोन एज द यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। अब आते हैं हम ये जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली डिवाइड किया जाए तो दो तरह के होते हैं, मेन क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट मीन्स इट कैन बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम वापस से बना सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है, अर्थ से वो हटेंगे नहीं। जैसे पानी है, वाटर इज ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी बारिश होगी तो वापस से आएगा, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। विंड मिल्स जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हवा तो आती रहती है, तो विंड मिल्स चलते रहेंगे, ये जो पंखे हैं वो, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, तो इसका भी फ़ायदा उठानी चाहिए। तो ये सब टीडल वेव्स जो होती है, पानी की तेज़ फ्लो से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, non-renewable resources that means which have limited stock on earth, okay, ऐसी चीज़ें जो लिमिटेड ही अवेलेबल हैं,
ठीक है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएंगे। जैसे अब नॉन रिन्यूएबल कौन सी चीज़ जो अर्थ पे लिमिटेड अवेलेबल है, जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, अर्थ पे बचेंगी ही नहीं, ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है? पेट्रोल, ओके, पेट्रोल है, ऑयल है, जैसे कोल है, कोल वगैरह है, तो ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये लिमिटेड स्टॉक में ही अर्थ पे अवेलेबल है और आगे जाके एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी वैनिश्ड एंड फिनिश्ड कम्प्लीटली, ओके। ये कभी भी वापस नहीं मिलेंगे, एक टाइम तक ही ये रहेंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज की। अगर बात करें हम आगे, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, 1 मिनट, यस। तो आपकी ये जो ग्लॉसरी दे रखी है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। तो इसका यही मतलब है कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, कितना स्टॉक बचा हुआ है। जैसे पेट्रोल है, वो पता है अर्थ पे कितना अवेलेबल है और सारे देश को पता है कि हमें किस तरह से उसको यूज़ करना है, कंज्यूम करना है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से प्राइस डिसाइड रखते हैं कि अगर इतनी प्राइस रखेंगे तो ये इतने टाइम तक पेट्रोल अवेलेबल रहेगा, ठीक है, तो वो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगा। अगर हम, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड रहता है, जैसे ये रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, कहाँ पे कम अवेलेबल है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड रहता है, कौन से बेसिस पे होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द टेरेन्स एंड द टोपोग्राफी ऑल्सो, ओके। क्लाइमेट कैसा है ये डिपेंड करता है, देन एल्टीट्यूड कैसा है ये डिपेंड करता है। जैसे सोलार एनर्जी है, सोलार एनर्जी आपको पता है ना, सोलार पैनल्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये ज़्यादा कहाँ पे लगाने चाहिए? जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स होता है, एक्चुअली ट्रॉपिकल, सॉरी टेम्परेट नहीं बोल सकते, ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा उमस होती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, वहाँ पे सोलार पैनल्स को लगाना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ज़्यादा यूटिलाइजिंग रहेगा, ठीक है। तो हमें जो रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है और रिसोर्सेज को जो सेटअप करना है वो टेरेन्स के हिसाब से, अलग अलग अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए कि कौन सी जगह पे कैसा क्लाइमेट है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हवा ज़्यादा आए, ठीक है, लेकिन जो प्लेन टेरेस होते हैं वहाँ पे हवा ज़्यादा आती है, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल्स लगानी चाहिए, जो पंखे होते हैं वो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, ठीक है। तो ऐसा यूज़फुलनेस रखना चाहिए, ओके। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, इफ़ वी टॉक अबाउट, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, ओके। ह्यूमन रिसोर्सेज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया है छोटा सा, यू कैन सी दैट, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, ओके। नाउ वी विल सी कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्वेशन दैट मीन्स जो रिसोर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्स को बचा के रखना किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। रिसोर्स को बचा के कैसे रखें, तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। एक तो हमें जो रिसोर्सेज है वो ध्यान से केयरफुली यूज़ करने चाहिए। जैसे पानी है, हमें पानी को फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए, ओके। वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर विच शुड बी कन्वीनियंट टू अस एंड विच इज़ फ्रूटफुल फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, ओके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम क्या बोल सकते हैं? ये जो लिखा हुआ है ब्लू में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए फ्यूचर के लिए, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो धीरे 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 बढ़ता जाए और रिसोर्सेज भी अच्छी तरह से यूज़ होते जाए। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज ओवर कंज्यूम कर लिए, बहुत ही हैवी अमाउंट में रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, लेकिन उसका यूज़फुलनेस बहुत ही कम हुआ, ठीक है, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे ज़्यादा से ज़्यादा, उसको बहुत ही हैवी अमाउंट में उसको कंज्यूम कर लिया, उसको एक्सपांड कर दिया, एक्सपेंसिव बना दिया, जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करके ख़त्म हो गए रिसोर्सेज, तो ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे वो एक ही लाइन में बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले डेवलपमेंट हुआ वापस से कम हो गया, फिर एकदम से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, फिर से एकदम माइनस में चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही लाइन में, जैसे जो ग्राफ में ऊपर लाइन जाती है ना, अपवर्ड्स टुवर्ड्स द अपसाइड, ऐसी डेवलपमेंट होना चाहिए बाय यूजिंग द रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग देम, ठीक है। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है। तो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी है, और रिन्यूएबल क्या है, हवा है, और तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हमें अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर मैनर में, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन रहना चाहिए इसमें, ठीक है, जिससे हम रिसोर्सेज को क्या है लॉन्ग टाइम के लिए बचा के रख सकें। वी शुड नॉट
waste or exploit the resources for our own purpose. We should conserve it, we should save the resources for our upcoming generation. हमारे आगे भी लोग आएंगे, हमारे परिवार में लोग बढ़ेंगे, आगे जो लोग आएंगे उनके लिए भी हमें रिसोर्सेज बचा के रखने हैं, ठीक है। तो हमें रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना है, आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना है, ठीक है। उसको रिसाइकल करते रहना है और अच्छे से यूज़ करना है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, ठीक है। और सारी अब लाइफ अर्थ पे क्या है, सबकी लाइफ अलग होती है, एनिमल्स भी है सबकी, तो उन सबकी लाइफ को बचा के रखना है, ठीक है। एवरीवन्स लीव्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबकी लीव्स इम्पॉर्टेंट है, सबको जीने का अधिकार है, और सबकी डाइवर्सिटी है, सबकी लिविंग लाइफ अलग होती है। कोई फॉरेस्ट एरियाज़ में अलग तरीके से रहता है, कोई सिटी एरियाज़ में रहता है, कोई विलेज में रहता है। तो सबकी लाइफ की इम्पोर्टेंस है और सबको कंजर्वेशन ज़रूरी है। डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, ठीक है। और जो हम जैसे प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कार वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होती है, कार चलाते हैं उसमें भी पोल्यूशन होता है। द ह्यूमन्स एंड द गवर्नमेंट and the country itself, the whole country itself should try to minimize the pollution and minimize the damage also. We are damaging the environment drastically, as you all know. हम पूरे अर्थ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स जो है अपनी ग्रेड और लस्ट की वजह से इतना लालच कर रही है ह्यूमन बींग्स पैसों के लिए कि पूरे अर्थ पे पोल्यूशन फैला रही है। तो इस चीज़ को हमें कम करना है, जितना हो सके अर्थ को नुकसान कम पहुंचाना है या ना ही पहुंचाना है, ठीक है। और मिनिमाइज़ करना है ये जो भी चीज़ है वो, ताकि ओजोन लेयर भी सुरक्षित रहे और अर्थ भी सुरक्षित रहे। ओके, ये स्टोरी है, अब देख लेना, नॉर्मल सी स्टोरी है, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स, सेम स्टोरी है ये। मैं ये एक्सप्लेन अभी करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, ये वही चीज़ है, हमें फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। ये जो भी चीज़ लिखी हुई है आप देख सकते हो, ये अर्थ इज़ कंजर्व, डैमेज टू नेचुरल रिसोर्सेज, आप देख सकते हो ना। ये प्रिंसिपल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। ये जो प्रिंसिपल्स है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक बार देख लेना। ये जो भी चीज़ है प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो पहली चीज़ क्या है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ओके। कि हमें सारी लाइफ जो है, जैसे एनिमल्स है या कोई भी है, चिड़िया है, बर्ड्स वगैरह है, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, सबको जीने का अधिकार है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सेकंड जो है ह्यूमन लाइफ जो है उनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, उनको प्रॉपर एजुकेशन देंगे, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़, लिविंग फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो उससे उनकी लाइफ अच्छी होगी। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो भी वाइटलिटी है और डाइवर्सिटी है, अर्थ सब जगह पे सेम नहीं है, पूरा अर्थ हर जगह से अलग है। कहीं पे पहाड़ ज़्यादा हैं, कहीं पे प्लेन एरिया ज़्यादा है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत है अर्थ पे, वर्सेटिलिटी बहुत है, तो इसको बहुत ही बचा के रखना है आने वाले टाइम के लिए, अदरवाइज अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ वन क्या है, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। नेचुरल रिसोर्सेज को जितना हो सके हमें उसको ख़त्म होने से बचाना है और कम से कम ऑप्टिमम यूज़ करना है, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें, ठीक है। जैसे पेट्रोल वगैरह है जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल है ये, ठीक है। तो इसका कम से कम मिनिमम यूज़ करना है और बचा के रखना है, इसको ऑप्टिममली यूज़ करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस मतलब बहुत बार हम करते हैं कि कहीं भी कुछ चीज़ खा के या कोई भी चीज़ करके कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी गंदगी कर देते हैं, कहीं भी पानी फेंक देते हैं जो गंदा पानी होता है। जैसे सेम चीज़ इंडस्ट्रीज़ भी करती है, इंडस्ट्रीज़ द वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री, जो भी वेस्ट कचरा होता है जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, वो क्या करते हैं, वो लोग समुद्र में मिक्स कर देते हैं, रिवर्स में मिक्स कर देते हैं, जिससे रिवर वगैरह क्या है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है और पानी बहुत ख़राब होता है। ऑलरेडी पीने लायक पानी कम है अर्थ पे, और ये इंडस्ट्रीज़ और ह्यूमन बींग्स क्या करती है और उस पानी को ख़राब करती है। तो हमें इस चीज़ को कम करना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर है एनवायरनमेंट के प्रति, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हमें सुधारना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली लास्ट क्या है, इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, ओके। सारी जो कम्युनिटीज़ है, जितने भी हमारे आने वाली जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, हमें उनको भी सिखाना चाहिए कि
एनवायरनमेंट की केयर करें वो खुद से। ऐसा नहीं है कि उनको सिखाना पड़ रहा है, हमें उनको पहले से ऐसा समझाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट की खुद सुरक्षा करें। जैसे कचरा जो है हमेशा हमें डब्बे में फेंकना है, ये सब उनको सिखाना चाहिए। एनवायरनमेंट को हमेशा सेफ रखना है और सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस क्वेश्चन आंसर्स इन द अर्लियर मंथ, okay, in the WhatsApp group. So if you have any doubt, you can ask me personally. Thank you and stay blessed, stay happy and stay safe. Okay, thank you.